गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम लोगों ने देखी थी कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, और उसमें हम लोगों ने जो खास चीज़ नोट किया था, जो हम लोगों ने जो नोट डाउन की थी, वो ये देखी थी कि जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस करवा रहे थे, यानी कि एक कॉइल में आप करंट फ्लो होने के लिए छोड़ रहे थे, और जो दूसरा कॉइल था, ठीक है, उसमें इसके वेरिंग करंट के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा था। ये था बेसिक प्रिंसिपल हमारा वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस म्यूचुअल इंडक्शंस पे हमारा काम कर रहा था, और इसमें हम लोगों ने जो नोट डाउन करी थी वो ये नोट डाउन करी थी कि अगर इसका सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है और इसका नंबर सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है सेकेंडरीज का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखी कि जो भी वोल्टेज होगा सेकेंडरी के अक्रॉस, वो प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी। यानी कि जो सेकेंड कॉइल होगा, फर्स्ट कॉइल में आप करंट पास करा रहे हो, वोल्टेज पास करा रहे हो, तो जो भी वोल्टेज आप यहाँ पास कराओगे उतना वोल्टेज यहाँ पे जो डेवलप होगा वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, साथ ही डिवाइडेड बाय एनपी था, एंड वी अक्रॉस प्राइमरी, जो भी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी डालोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड एनएस के प्रोपोर्शनल होगा, और एनपी जो नंबर ऑफ प्राइमरीज के होंगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं। वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस और करंट ऑपरेटिंग डिवाइस क्या होते हैं? तो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस उसको कहते हैं जो वोल्टेज पे काम करते हैं, यानी कि अगर वो किसी तरह का चेंज या किसी तरह का उसमें अफेक्ट पड़ने वाला है, तो ओनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द वोल्टेज, करंट में किसी तरह का वेरिएशन आ रहा है, तो वो डिवाइस को किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे हम लोग घर में मैक्सिमम डिवाइस जो यूज करते हैं वो वोल्टेज ओरिएंटेड रहता है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाए आपका डिवाइस में कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, पर अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो आपका डिवाइस जल जाने का चांस होता है, जो बर्न स्टेट कहते हैं ना, फैन जल गई, रेफ्रिजरेटर जल गया, टीवी जल गया। इसलिए क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाए तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस कहते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो भी एक वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि चूंकि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू एनएस, तो इस हिसाब से हम लोग वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरीज को बढ़ा घटा सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके। तो उस बेसिस पे जो ट्रांसफर का डिवाइड हुआ वो टू टाइप्स के ट्रांसफार्मर में डिवाइड हुआ। फर्स्ट जो हमारा ट्रांसफार्मर हुआ वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो टाइप होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वैसे ट्रांसफार्मर जो स्टेप्स को अप करने का काम करते हो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब अगर सपोज एक ऐसा ट्रांसफार्मर हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरीज में जो हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा प्राइमरी में है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी से कम हो। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा केस, इसमें ज़्यादा टर्न्स हो इसमें कम टर्न्स हो। तो उस सिनारियो पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोगों ने वोल्टेज देखी थी कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरीज जो होगा वो किस फॉर्मूले से दिया जा रहा था, तो इस फॉर्मूले से दिया जा रहा था एन एस बाय एन पी वी पी। अब अगर हम लोग एन एस की वैल्यू एन पी से ग्रेटर रख रहे हैं, ठीक है, एन एस की वैल्यू एन पी से ग्रेटर रख रहे हैं, तो हम लोग को जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मिलेगा वो भी ग्रेटर मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी से। ठीक है, यानी पे जो जो वोल्टेज हम लोग के यहाँ सेकेंडरी के अक्रॉस है उसका वोल्टेज इससे ज़्यादा है, यानी एक स्टेप अप कर गया, यानी कि वोल्टेज का स्टेप अप हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, वो प्राइमरी के अक्रॉस अगर आपने 100 वोल्ट दी है तो सेकेंडरी के अक्रॉस 150 वोल्ट्स जनरेट होने का काम करता है, यानी 150 वोल्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्लियर है। फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरीज को हम लोग नंबर टर्न इन सेकेंडरीज को बढ़ा देते हैं, तो जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखी कि जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी है वो गवर्न होती है टर्न से, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी से। तो हम लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेकेंडरी को चेंज किया, और हम लोग देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग अ हायर वोल्टेज कंपैरिजन टू प्राइमरी। एक और चीज, अगर आप, फिर यहाँ पे बात आ जाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट कर रहा है, एकदम से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब वो करंट अक्रॉस सेकेंडरी का फॉर्मूला देखोगे तो वो कुछ ऐसा है, एन पी बाई एन एस आई पी। ठीक है, तो अगर ये केस अप्लाई करे हो, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो वोल्टेज बढ़ गया, पर एन पी देखो यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, एन एस की वैल्यू बढ़ी है,
तो यहाँ पे एन एस आई एस की वैल्यू घट गई ना, करंट अक्रॉस सेकेंडरी की वैल्यू घट गई। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पर करंट अक्रॉस सेकेंडरी घटेगा, और दोनों का प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि जो भी पावर आप प्राइमरी के अक्रॉस दे रहे हो, यानी V इंटू आई, V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी विल बी ऑलवेज इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। बस यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है कि आपने टर्न्स बढ़ाई तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी जो है हमारा, और वोल्टेज अक्रॉस जो सेकेंडरी है वो हमारा इंक्रीज कर गया, और जो प्राइमरी के अक्रॉस है उसके कंपैरिजन में स्टेप अप हो गया है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी के अक्रॉस बढ़ जाता है, और करंट जो हमारा प्राइमरी के अक्रॉस होता है वो सेकेंडरी के अक्रॉस घट जाता है, ताकि पावर जो भी हो, ठीक है, वो इक्वल रहे और हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट ना कर जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसके हिसाब से, इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी पॉसिबल है, जहाँ पे हम लोग एन एस की वैल्यू अगर छोटी रख दें एनपी से, तो हम लोग यहाँ पे 100 वोल्ट डालेंगे, आउटपुट में हम लोगों को 90 वोल्ट मिलेगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में हमारा जो आउटपुट है, सेकेंडरी पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है ना। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर भी पॉसिबल है जहाँ पे स्टेप डाउन होता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरीज के अक्रॉस टर्न्स ज़्यादा होता है, सॉरी टर्न्स कम होते हैं कंपैरिजन टू प्राइमरी, कुछ ऐसा केस हो जाता है, सेकेंडरीज में टर्न्स कम होते हैं, प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी देखोगे तो जो फॉर्मूला है उसमें एन एस बाई एन पी है। अब एन एस की वैल्यू एन पी से कम है तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है एन एस बाई एन पी की, एन एस बाई एन पी की वो वैल्यू डेफिनेटली 1 से कम होगी, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी विल बी स्मॉलर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वोल्टेज है वो डाउन हो गया है अक्रॉस द सेकेंडरी। इसीलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना कि वोल्टेज इंक्रीज कर जा रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के अक्रॉस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है, वैल्यू उसकी डाउन कर जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ट्रांसफार्मर बना लो, वोल्टेज बढ़ा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत इनफाइनाइट कर दो तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, स्टेप मान लो कि सफिशियंट कर लेते हो, यहाँ पे 100 डालते हो और यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बढ़ा करके समहाउ 100 1000 वोल्ट कर लिए। तो एक चीज़ है, यहाँ 4 एम्पियर करंट है, तो इस 4 एम्पियर करंट का, ठीक है, 400 हो रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.4 एम्पियर करंट हो जाएगा। यानी कि 100 से 1000 वोल्ट सेकेंडरी के अक्रॉस आपने कर लिया, पर जो करंट है हमारा, ठीक है, वो 4 एम्पियर से 0.4 एम्पियर हो गया। और ओवरऑल दोनों के अक्रॉस अगर आप पावर देखोगे तो 400 वोट होगा, इधर भी 400 वोट होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, ओके। तो बात आती है कि क्या 100% एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, यानी कि आप एक एक ट्रांसफार्मर से करंट को इंड्यूस करके सेकंड में भेजना चाह रहे हो प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो क्या 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फर्स्ट कॉइल से सेकेंड कॉइल से? नहीं नहीं, एकदम से नहीं होती है। तो क्या क्या ऐसे लॉसेस होते हैं, क्या ऐसा लॉस होता है कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरीज में भेजने का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या लॉसेस हो जाती हैं, तो वो लॉसेस को देखेंगे। और एक और चीज़, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो ट्रांसफार्मर देखते हैं, वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है? ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसको एक्सटर्नल से कितना वोल्टेज मिल रहा होता है? 11, वो 11,000 वोल्ट की वायर उसके अंदर आती है, और हम लोगों को आउटपुट में कितना मिलता है? 220 वोल्ट, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। तो इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, तो व्हाट आर दी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर? तो पहला जो लॉस हमारा है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज किसको कहेंगे? फ्लक्स लीकेज किसको कहेंगे? आपने ये कॉइल रखा, ये कॉइल रखा, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पे लिंक हो रहा है, तभी ना करंट इंडक्शन का काम हो रहा है। क्योंकि करंट इंडक्शन कैसे होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली इंड्यूसेस करंट। तो यहाँ वेरिंग करंट है, तो इससे कुछ फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। तो अगर हम लोग इस प्राइमरी के बारे में बात करें, ठीक है, इस प्राइमरी के बारे में बात करें, तो ये जो एरिया है वो यहाँ पे भी फ्लक्स
प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये जो एरिया है वो यहाँ पे भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, पर क्या ये फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड हो रहा है? नहीं ना, ये तो लीक हो जा रहा है। इस पार्ट का जो अगर फ्लक्स मान लो कि एकदम स्ट्रेट लाइन फ्लक्स एकदम प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो इस रीजन का फ्लक्स और इस रीजन का फ्लक्स इस सेकेंडरी से लिंक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स का तो लीकेज हो जा रहा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक कॉइल बनाई, ये कॉइल हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर वाला सिर्फ जो है वही ना सिर्फ सेकेंडरी इसके साथ लिंक होने का काम कर रहा है, सेकेंड साइड वाला जो है वो तो लिंक नहीं हो रहा, तो ये सारे तो लीक हो गए। तो इसी को कहते हैं फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी के कारण, वो कंप्लीटली सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो रहा है, और जो लिंक नहीं हो पा रहा है, तो जो फ्लक्स लीक हो जा रहा है उसको फ्लक्स लीकेज कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। ये बताने का तो जरूरत नहीं है, जो आपने वाइंडिंग करी, जो आपने कॉइल यूज किया, उसका खुद का तो एक रेजिस्टेंस होगा ही, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी खुद ही से डिसिपेट कर जा रही होगी, खुद ना खुद पावर जो है हीट एनर्जी वहाँ खुद ही डिसिपेट हो जा रही होगी। फिर सेकेंड केस आता है ईडी करंट। ईडी करंट क्या था हमारा? तो ईडी करंट था कि अगर वेरिंग करंट फ्लो कर रहा हो तो जो वायर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक स्पाइरल करंट प्रोड्यूस होता है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। आप कॉइल यूज कर रहे हो, कॉइल एक सर्कल के रूप में है, ठीक है, तो उसके अंदर एक ईडी करंट प्रोड्यूस होगा जो इस कॉइल को हीट करने का काम करेगा, तो वो भी एक एक्सटर्नल लॉस हो गया। फिर हाइट्रेसिस लूप। हाइट्रेसिस लूप क्या कहता है? हाइट्रेसिस क्या कहती है कि जैसे ही आप इस कॉइल को वाइंड किए होंगे तो किसी मटेरियल के ऊपर वाउंड किए होंगे, तो जैसे ही आप इसमें वेरिंग करंट प्रोड्यूस करोगे, अगर वो मटेरियल कंडक्टर का है और इसकी मैग्नेटाइजेशन यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड आने पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने का काम शुरू कर रहा हो, अगर वो उसका लूप स्ट्रेट ना, मतलब ज़्यादा गैपिंग वाला नहीं हो, ज़्यादा गैपिंग कहने का मतलब है हाइड्रेसिस लूप जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ये होती मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस, यहाँ तक मैग्नेटाइज होने का काम करता है, और इसके बाद ये मैग्नेटाइजेशन के बाद वापस अपने स्टेज पे आता है। यानी कि आपने एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो ये इसका लूप बताएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो कितना जल्दी कैरी किया और वो मैक्सिमम वैल्यू पे कब पहुंचा। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने ये हटा लिया तो ये बताती है उस प्रोसेस पे कि वो कितना जल्दी वापस आया। तो ये जो गैपिंग होती है वो ये गैपिंग ये बताने का काम करती है कि जो कंडक्टर है, जो हमारा आयरन है, अगर ये आयरन है तो वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है और कितना जल्दी डीमैग्नेटाइज हो सकता है, यानी वो आयरन कितना जल्दी मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है और कितना जल्दी मैग्नेट से कन्वर्ट होकर के वापस अपने प्री स्टेज पे आ सकता है। तो अगर अगर कोई मटेरियल है जिसका लूप कुछ ऐसा, जिसका गैप, ठीक है, बहुत कम है, तो इसका मतलब बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स मैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी होते हैं और डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी होते हैं। तो इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना एक एक तरह का, तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत इंस्टेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर बहुत इंस्टेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा इस मटेरियल में भी इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोसिस में भी एनर्जी लॉसेस का होने का काम होता है। तो इस तरह से ये 4 लॉसेस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर्स में। और भी लॉसेस हो जाते हैं, हमारा हीट एक्सटर्नल से हीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, डंप होने का चांसेस होता है। तो ये बहुत सारे जो लॉसेस हैं, एनर्जी लॉसेस हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। और ये बताने का काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने लिखी थी कि जो ट्रांसफार्मर है, लेट सपोज 100% इफिशियंसी, तब जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी था वो हमारा NS/NP था, पर एक्चुअल में एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे, निकाले 100 वोल्ट अगर आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है, तो एग्जैक्टली 100 वोल्ट ही होगा, उससे स्लाइट वैल्यू कम होगी, क्योंकि इफिशियंसी वैसे भी 100% नहीं हो सकती। और क्यों इफिशियंसी 100% नहीं हो रही है ट्रांसफार्मर के केस में? ये सारे एनर्जी लॉसेस के कारण। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।